चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप हैं अपने चैनल लीसो पे। सोनू, संदीप, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो मोनिका सिंह जी, राम राम। मास्टर जी, अरे बाप रे, इतने खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल। मास्टर जी हैं, चलो सही है। तो अगले 1-2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो उस पर हम बात करेंगे। राम राम विकास जी, राम राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे, हमारा टॉपिक है, लास्ट जो मैंने छोड़ा था, कहाँ गया? वो मैंने आपको इस पॉइंट पे छोड़ा था कि संचित निधि और आकस्मिक निधि बच्चे होता क्या। देखिए, टैक्स से संबंधित प्रावधान का तो मतलब यही होता था, या तो आप टैक्स को प्लस कर रहे हैं या आप टैक्स को माइनस कर रहे हैं। इसी का मतलब है टैक्स से संबंधित प्रावधान। बोलो हाँ या ना। इसमें तो ज्यादा कोई अकल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये संचित निधि और आकस्मिक निधि क्या है, इस पे तो अकल लगाने की जरूरत है। अब ये संचित और आकस्मिक निधि को समझने के लिए हम एक घड़ा बनाते हैं। एक घड़ा कह लीजिए, एक निधि कह लीजिए, ठीक है। एक बड़ा घड़ा है सर, एक छोटा घड़ा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़ा घड़ा है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें कितने ही रुपए डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसी को हम लोग कहते हैं आर्टिकल 266, यानी भारत की संचित निधि।
ठीक है। और ये है सर छोटा घटा, इसका मतलब है कि आर्टिकल 267 है, यानी भारत की आकस्मिक निधि। और क्योंकि सर ये छोटा है इसलिए इसमें पैसे भी लिमिट में रखे जा सकते हैं, 500 करोड़ रुपए। समझ में आ गई कहानी। अगर ये संचित निधि है, बड़ा घड़ा है, इसका मतलब सर इसमें कितना ही पैसा डालिए। पैसा कौन सा पैसा? अरे बेटा, भारत सरकार जो कमाई करती है, जिसको आप लोग राजस्व बोलते, रेवेन्यू बोलते, वो सारा का सारा रेवेन्यू जो है वो इसी में तो आके गिरता है ना। वो सारा का सारा जो रेवेन्यू है वो यहीं आकर के तो गिरता है। राजस्व, सारी कमाई भारत सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है वो सारा इसी में आके गिरता है। सर भारत सरकार है ना दूसरे देशों से उधार भी ले लेती है, ऋण, लोन। अब लोन भैया 111 112 रुपए तो आएंगे नहीं, फसाद तो आएगा नहीं, अरबों रुपए आते हैं, तो लोन का पैसा भी सर इस घड़े में आके गिर जाएगा। और सर कई बार है ना, ये जो अमेरिका वाले लोग हैं ना, बड़े धनवान किस्म के लोग हैं, पैसा दे देते फ्री में। फ्री में मतलब सरकार को ये कह देते हैं कि ले लो पैसा यार, जी लो अपनी जिंदगी, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम फिर कमा लेंगे। और इसी को कहा जाता है अनुदान। आखिरी शब्द पे फोकस कीजिएगा, दान, ग्रांट्स। तो कई बार सर वो पैसा ना मैं ऐसे ही दे देते हैं। मार्क जुकरबर्ग कहता है यार मेरे पास बहुत पैसा है, तू रख ले, तुम्हारे देश में गरीबी बहुत है, सुधारो। तो वो पैसा भी आखिरी में आके कहाँ गिरेगा? संचित निधि में। और इस तरीके से आप देखेंगे तो यार रेवेन्यू तो कितनी भी हो सकती है। यही वजह है कि सर इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कितना ही पैसा डालिए। ये एक तरीके से कुबेर का घड़ा है, पैसा डालो कभी भरेगा नहीं, और पैसा निकालो कभी खाली होगा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते खाली नहीं होगा, पर मान के चलीजिए कि भारत सरकार का अगर घड़ा है तो वो कुबेर का ही है, ना कभी भरना है ना भी कभी खाली होना है। सर मुझे पैसा निकालना है, मुझे संचित निधि से पैसा निकालना है। तो ये बताइए कि यहाँ दो चीजें हो रही हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। आपने चाहे संचित निधि में पैसा डाला हो बेटा, यही संचित निधि से आपने पैसा निकाला हो, पैसा चाहे ऐड करना हो चाहे पैसे को आपने सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों ही सूरत में आपको किसकी परमिशन की जरूरत होगी? दोनों ही सूरत में आपको संसद की परमिशन की जरूरत होगी। सर ऐसा क्यों, थोड़ा सा विस्तार से समझाइएगा। पैसा अगर मुझे संचित निधि में डालना है और संचित निधि से निकालना है तो संसद की जरूरत होगी। हाँ, एक एग्जांपल लो, मैंने एक महीने में अपनी सैलरी कमाई, सैलरी को लेकर के गया बैंक के पास, और बैंक को मैंने वो पैसा दे दिया कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दो। लेकिन बैंक क्या कहेगा, फॉर्मेलिटी तो पूरी करवाई, फॉर्म ले, फॉर्म भर, अकाउंट नंबर भर कर, सारे फॉर्मेलिटीज फिर दे, फिर हम आपके अकाउंट में पैसा डाल। तो पैसा डालने के लिए फॉर्मल, और जब आप पैसा निकालने जाओगे तो फिर ज्यादा नाटक होंगे। फॉर्म भरोगे, सारे डिटेल भरोगे, साइन करोगे, सामने वाले को जब है ना आप कहोगे कि लाओ भाई मेरे को इतने पैसे की जरूरत है मेरे अकाउंट से निकाल के, तो सामने वाला आपकी शक्ल देखेगा, कंप्यूटर पे आपकी फोटो देखेगा, दोनों फोटो मैच होनी चाहिए, मतलब शक्ल मैच होनी चाहिए, फोटो तो नहीं, शक्ल मैच होनी चाहिए। फिर आपके सिग्नेचर देखेगा, आपने ही सिग्नेचर किए या किसी और के सिग्नेचर, सिग्नेचर मैच हो गई, शक्ल मैच हो गई, तो पैसे मिल जाएंगे। देखिए हमारे पैसे मुझे ही लेना है, लेकिन एफर्ट मुझे दुगने लगाने पड़ रहे हैं पैसे जमा कराने के मुकाबले, हाँ या ना? इसी तरीके से समझ लीजिए पैसा तो जनता का ही है जो इस घड़ा में जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू यानी कमाई तो सर जनता से ही होती है, सरकार की अपनी खुद की सैलरी तो होती नहीं है। अब पैसा जब डालना होता है तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पैसा निकालना है वो ज्यादा दिक्कत देती है। समझ पा रहे हो ना इस बात को, निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपको पैसा डालना है अपने अकाउंट में या आपके अकाउंट से पैसा निकालना है तो आप खुद नहीं कर सकते काम, कोई बिचौलिया होगा। सुषमा नूनवाल जी वेरी गुड इवनिंग। कोई बिचौलिया होगा ना, कोई बैंक में बैठा होगा, वही तो पैसे निकालेगा, वही पैसे डालेगा। इसी तरीके से सर अगर मुझे संचित निधि से पैसा निकालना है, डालना है, तो कोई बिचौलिया होगा, वो बिचौलिया संसद होगा। पैसा निकालने के लिए जो फॉर्म भरते हैं आप लोग, उसी तरीके से संसद में जो फॉर्म भरा जाता है उसी को कहते हैं हम लोग विनियोग्य विधेयक। इंग्लिश माध्यम जिसे अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जब भी कभी चलते फिरते आपको नए शब्द का इस्तेमाल देखने को मिल जाए कहीं पे, विनियोग विधेयक, समझ जाइएगा कि भारत सरकार जो है संचित निधि से पैसा निकलवाना चाहती है। और ये विनियोग विधेयक आप पता कब पढ़ेंगे?
जब भारत का बजट पास होगा या बजट आ रहा होगा। अब हम फरवरी में हैं, फरवरी खत्म होने, सॉरी जनवरी में है, जनवरी खत्म होने वाला। आप देखिए 1 फरवरी को बजट आ रहा है, हाँ या ना। तो जब बजट आ रहा होगा तो आप है ना सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि जब फिनांस मिनिस्टर जब बजट रखेगा तो आखिरी में वो ये भी कहेगा कि हमें कितने पैसे की जरूरत है। तो विनियोग विधेयक, उसमें आपको जरूर शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। खैर, तो विनियोग विधेयक कौन सा विधेयक होता है जिसमें संसद से हमें क्या लेना होता है, पैसा निकलवाना होता है, तो इसलिए विनियोग विधेयक रखना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन बिल रखना पड़ता है। चलिए सर आगे बढ़िए। बेटा एक सवाल आता है हमसे कि भाई कुछ लोगों की जो सैलरी है ना, वेतन वह भत्ते भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं। भारत के संचित निधि पे भारित होते हैं, तो यानी ये भारित व्यय कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों की जो सैलरी है डायरेक्ट जुड़ी हुई है भारत की संचित निधि से, यानी उनकी जो सैलरी निकलती है वो संचित निधि से निकलती है। बाकियों की जो सैलरी है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी, वो बजट में अलग से क्लॉज लेकर के लेके आते हैं, लेकिन इन लोगों की सैलरी भारित है। और भारित का मतलब ये है कि बेटा इनकी अगर सैलरी एक बार बोल दी गई कितनी 5 लाख 10 लाख रुपए है, तो आप उस पर चर्चा तो एक बार के लिए कर सकते हैं कि हाँ ठीक है यार 5 लाख देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, इस पे तो चर्चा हो सकती है, लेकिन आप इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। चार्ज एक्सपेंडिचर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में भारित व्यय, ये होती है कहानी। किन किन की सर चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, किन किन की सैलरी सीधे संचित निधि से मिली हुई होती है? आप कहेंगे सर जो भारत का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, उसकी सैलरी, साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी, साथ में जो लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनकी सैलरी, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की सैलरी। उसके बाद राज्यसभा में एक बंदा होता है जिसे सर हम लोग डिप्टी चेयरमैन भी बोल देते हैं, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनकी सैलरी। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आप संघ लोक सेवा आयोग, इनकी सैलरी, यानी इनके मेंबर्स और इनके चेयरमैन की सैलरी सबकी। फिर आता है बेटा इलेक्शन कमीशन, इनकी सैलरी। फिर आता है अटॉर्नी जनरल, याद कीजिए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, महान्यायवादी की सैलरी। फिर है सर टैग कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे आप लोग कहते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक, इनकी सैलरी। सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, और आखिरी में हाई कोर्ट के जज की पेंशन। तो इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कुछ याद रखना है तो आखिरी वाला पॉइंट याद रखना है। वो आखिरी वाला पॉइंट यह कहता है कि हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी पेंशन। इसका मतलब है कि इनसे पहले जितने भी आप नाम ने पढ़ा, नाम जिनके भी नाम हमने लिखे, सबके सैलरी और अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब यार यहीं पे घूमते फिरते रहते हैं, टेलीफोन के खर्चे हो गए, इनके पेट्रोल डीजल के खर्चे हो गए, इन अलाउंसेस की बात हो रही है जो सैलरी से अलग होती है। आखिरी में कहता है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो पेंशन होती है वो भी संचित निधि पे ही भारित होती है। सर हाई कोर्ट के जज क्यों? हाई कोर्ट के जज की तो सैलरी जो होती है वो तो राज्य की संचित निधि से निकलती है ना, जिस तरह से केंद्र की कमाई उसी तरह से राज्यों की भी कमाई होती है। तो अब अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एसएससी की, तो कल को हरियाणा एसएससी में लगेंगे तो आपको जो पैसा मिलेगा वो कौन देगा? हरियाणा सरकार। और हरियाणा सरकार कहां से देगी? सर हरियाणा सरकार तो हरियाणा की संचित निधि से देगी, हाँ या ना? हाँ सर। तो फिर बेटा जब हरियाणा सरकार आपको सैलरी देगी उसी तरीके से केंद्र की सैलरी होती है। और हरियाणा में अगर हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब इन चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो इनके जजों की जो सैलरी होगी सर वो हरियाणा सरकार देगी, पंजाब सरकार देगी, दोनों मिल करके देते हैं अपनी संचित निधि से। और किसी एक कोर्ट की अपनी, आप किसी राज्य का अपना ही एक कोर्ट है, जैसे राजस्थान का अपना ही कोर्ट है, सिंगल कोर्ट है, तो ठीक है उसकी जो सैलरी है फिर राजस्थान सरकार देगी। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं जब तक वो काम करते हैं सर तब तक तो वो राज्य की प्रॉपर्टी होती है, और जब काम करके हट जाते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, तो फिर रिटायर होने के बाद वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाते हैं? तो रिटायर होने के बाद तो वो प्रॉपर्टी हो जाते हैं देश की। और अगर देश की प्रॉपर्टी हो जाते हैं तो बेटा एक बात बताइए, फिर उनकी पेंशन कौन देगा? सर उनकी पेंशन भी देगा भारत की संचित निधि ही। समझ में आई कहानी? क्योंकि वो रिटायर होने के बाद राज्य की संपत्ति नहीं होते, वो देश की संपत्ति होते हैं, इसलिए उनकी पेंशन जो होगी वो यहां से निकलेगी। कहानी क्लियर?
आगे बढ़िए सर। ये तो बात होगी आपकी संचित निधि की। अब बात आ जाइए आकस्मिक निधि की। अगर मुझे आकस्मिक निधि में पैसा डालना है और आकस्मिक निधि से अगर मुझे पैसा निकालना है, दोनों ही सूरत में मुझे किसकी परमिशन लेनी होगी? दोनों ही सूरत में मुझे जिसकी बंदे की परमिशन लेनी होगी उसी को मैं कहूंगा भारत का राष्ट्रपति। यानी संचित निधि में सारा खेल संसद का है और आकस्मिक निधि में सारा खेल भारत के राष्ट्रपति का है। कहानी समझ में आई? पैसा आना जाना जो होगा वो राष्ट्रपति के तहत होगा और इसकी लिमिट बना दी गई है, 500 करोड़ से इसमें ज्यादा नहीं रख सकते। और वर्ड पे फोकस कीजिएगा, हिंदी कहता है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब अचानक। एक बात बताइए, जब आपको अचानक खर्चे की जरूरत महसूस होती है, बड़े खर्चे नहीं, छोटे खर्चे, लाइक याद आ गया आज पेन लेके आना था, याद आ गया आज कॉपी लेके आनी थी, याद आ गया कि आज है ना कुछ स्टेशनरी का सामान लेके आना था, तो उसके लिए आप पिताजी से पैसे नहीं मांगते, उसके लिए आप माँ से पैसे मांगते। और फिर माँ जो है किसी न किसी अलमारी से, किसी न किसी डब्बे से पैसे निकाल करके 10-10 रुपए के नोट जोड़ करके वो आपको देती है। तो इसको ही कहते हैं हम आकस्मिक, अचानक। और ये खर्चे बड़े नहीं हैं, छोटे हैं तो माँ के लेवल पे ही सिमट जाता है। लेकिन जब बड़े खर्चे हैं, गाड़ी लेनी है, एडमिशन कराना है स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो सर उसके खर्चे भी बड़े हैं। तो उसके लिए आप आकस्मिक निधि से काम नहीं चला सकते। उसके लिए आपको अपने माई बाप के पास ही जाना पड़ेगा, विच इज योर फादर। फादर के पास जाना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा जी खर्चे बहुत बड़े हैं और आप देखिए। जब छोटे खर्चे हैं तो वो आकस्मिक निधि से काम चल जाएगा, लेकिन खर्चे ही जब बड़े हैं, कोई प्रोजेक्ट है जब उसकी कीमत ही 20,000 करोड़ है, तो आकस्मिक निधि संभाल नहीं पाएगा, उसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा संचित निधि के पास। तो ये है कहानी। तो अगर छोटे मोटे खर्चे हैं तो आकस्मिक निधि से संभाल लो, लेकिन बड़े खर्चे हैं तो वो तो इसी से संभाला जाएगा। यहां तक मेरी कहानी क्लियर हो गई। मैंने दो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि है। और मैंने इसके साथ एक शब्द इस्तेमाल किया है, भारत की। इसका मतलब है कि सर राज्यों की भी संचित निधि होती है और राज्यों की भी आकस्मिक निधि होती है। जिस तरह से राज्य की संचित निधि होगी तो उस पर एक्शन यहाँ संसद ले रहा है, तो राज्यों में कौन लेगा? विधानमंडल लेगा, जिसे आप लोग विधानसभा कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ राष्ट्रपति लिखा है तो राज्य की जो आकस्मिक निधि होगी उस पर किसका एक्शन होगा? सर राज्यपाल का एक्शन होगा। कहानी खत्म। तो दोनों पैरेलल कर लेना कि केंद्र में अगर राष्ट्रपति का रोल है तो राज्य में गवर्नर का रोल है। बहुत सिंपल सी है। बढ़ो सर आगे। कहां बढ़े? अब बढ़ते हैं बेटा बजट को लाने पे, बजट की प्रक्रिया पे। बजट कैसे आता है? बजट सर, बजट। सबसे पहले बात तो आप लोगों को यह समझ लेना है कि बेटा बजट जैसा कोई शब्द भारत के संविधान में है ही नहीं। जब आप ये कहते हैं ना कि बजट आ रहा है, तो आप दरअसल गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बजट जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। आप क्या कहोगे? सर वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बात होती है। तो दरअसल कोई बजट नहीं आता, वार्षिक वित्तीय विवरण आता है। इंग्लिश मीडियम, इसी को आप लोग कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस, भारत के संविधान का अनुच्छेद 112। थोड़ी सी बजट की हिस्ट्री पे फोकस कीजिए। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है? एक जमाना था जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, जब ब्रिटेन वाले इस देश में हुआ करते थे। तो ब्रिटिश इंडिया में बेटा पहले रियल बजट और जनरल बजट यानी आम बजट, यानी जो देश का बजट होता है, वो अलग नहीं होते थे। पहले एक होते थे। फिर क्या हुआ? रेल पे पैसा बहुत लगने लग गया, तो एक समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम था एकवर्थ समिति। उस एकवर्थ समिति ने यह सिफारिश दी कि साहब ऐसा है, रेल पे बहुत पैसा लगता है और रेल पैसा कमा भी बहुत ज्यादा रहता है। जब रेल पैसा ज्यादा कमा रहा है तो आपको जनरल बजट के साथ उस बजट को नहीं जोड़ना चाहिए, फिर आपको रेल के लिए एक अलग से बजट बनाना चाहिए। तो ये एकवर्थ समिति बनाई गई थी साल 1921 में, और इस एकवर्थ समिति की जो सिफारिश है वो मानी गई साल 1924 में। और 1924 से रेल बजट अलग है, जनरल बजट अलग है। 2017 में एक बंदा आया जिसका नाम था विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय, ये आर्थिक विश्व का अच्छा खासा जानकार है, इकोनॉमिस्ट हैं, ये तगड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि यार देख, एक जमाना था जब रेल में पैसा बहुत ज्यादा, रेल जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाता था, और अब वो जमाना नहीं है। अब जनरल बजट में ज्यादा पैसा लगता है, देश के बजट में बहुत पैसा लगता है, इसलिए अलग से रेल बजट पेश करने का कोई लॉजिक नहीं है, दोनों को मर्ज कर दो।
और इन दोनों की सिफारिश जो है 2017 में भारत सरकार ने मान ली, और 2017 के बाद विवेक देबरॉय की सिफारिश पे दोनों ही बजट अब एक साथ पेश होंगे, एक साथ पेश। इससे पहले सर जो बजट पेश होता था वो फरवरी के लास्ट दिन पेश होता था। अगर ये महीना 25 का है, सॉरी 28 का, तो 28 को, और अगर ये महीना 29 का है तो 29 को। अब विवेक देबरॉय ने कहा कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, आखिरी दिन का, एक काम करो फरवरी 1 को लागू करो, यानी फरवरी 1 से लाया जाएगा। तो पहले फरवरी का आखिरी दिन था, 2017 के बाद फरवरी 1 से बजट आना शुरू हो गया, और दोनों ही बजट जो है एक ही व्यक्ति लेकर के आएगा, जिसे हम फिनांस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री कहेंगे। यानी रेल मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है, अब रेल मंत्री का कोई लेना देना नहीं, बजट अब सिर्फ फिनांस मिनिस्टर लेके आएगा, सिफारिश रेल मंत्रालय देगा उसको, और उसके बेस पे फिनांस मिनिस्टर बजट पेश करेगा। जब फिनांस मिनिस्टर बजट पेश करेगा फरवरी 1 को, तो सर दरअसल फिनांस मिनिस्टर बजट को दो हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, और एक होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप लोग बजट कहते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस सर कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, इस बजट के एक दिन पहले पेश होता है। तो अगर बजट 1 फरवरी को पेश होगा, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है 31 जनवरी को पेश होगा, एक दिन पहले पेश होता है। दूसरी चीज, दूसरा डिफरेंस सर, जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो सरकार का पिछले साल का रिकॉर्ड है, और जो बजट है वो सरकार का आगे का रिकॉर्ड है। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आई? दोबारा समझिए। इस साल बजट आएगा, बोलो हाँ या ना? साल है 2023, और जो बजट आएगा वो आएगा 2023 और 24 का, ये बजट होगा। यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए बजट आएगा, हाँ या ना? और आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो है सरकार का पिछले साल का रिकॉर्ड, मतलब 2022 2023, ये सरकार का पिछले साल का रिकॉर्ड है। यानी जो बजट आया है, सॉरी जो पिछले साल बजट लाया गया था, उस बजट का आउटपुट क्या रहा, उस बजट का रिजल्ट क्या रहा, ये कैसे पता चलता है सरकार को? भाई सरकार पिछले साल एजुकेशन में खर्च कितना कर गई, कितना करना था, और उसका कितना रिजल्ट आना था, और वो रिजल्ट आया कि नहीं आया, जांच तो होगी ना, और वही जांच होती है आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा। समझ में आ गई कहानी? तो आर्थिक सर्वेक्षण सर सरकार का पिछले साल का रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड मतलब आउटपुट होता है कि रिजल्ट कितना आया पिछले बजट का, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है सरकार का अगले एक साल का प्रोटोटाइप होता है, अगले एक साल का ड्राफ्ट होता है कि भाई हमें अगले एक साल में कहाँ कहाँ पैसा और कहाँ कहाँ कितने % पैसा हमें खर्च करना है। तो ये कहानी होती है बजट के पेश करने की। और सर जब बजट पेश होता है तो जो वित्त मंत्री है हमारे, वो सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण ही पेश नहीं करते, क्योंकि टैक्स में भी कोई ना कोई सुधार करना है, इसलिए सर इसके लिए वित्तीय विधेयक रखा जाता है। तो यानी जब बजट आता है उसके साथ साथ वित्तीय विधेयक भी आता है, और गौर फरमाइएगा जब बजट आता है उसके साथ साथ विनियोग्य विधेयक भी आता है। अब समझाता हूं मैं आपको थोड़ी सी बजट की पीड़ा को। आप समझिए कि सरकार ने यानी फिनांस मिनिस्ट्री ने 1 फरवरी को ये कहा टीवी पे कि चॉकलेट जो है वो महंगे हो रहे हैं। चॉकलेट का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी महंगे हो जाएंगे, यानी जो लोग 14 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ये सरकार का कहना है। उन्होंने कहा कि जो टेडी बियर होते हैं, जो फ्लफी होते हैं, बड़े साइज के जो खिलौने होते हैं, उनका रेट बढ़ जाएगा, जिसका मतलब 14 फरवरी में आप टेडी बियर जो दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, या देंगे तो वो महंगा देंगे। सरकार ने ये बात बोली, लेकिन क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? क्योंकि सरकार ने तो 1 फरवरी को ये बात बोली है, क्या आपको टेंशन लेने की जरूरत है? अरे नहीं सर,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो अगर 1 फरवरी को ये कहा कि चॉकलेट महंगे हो जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा चॉकलेट चॉकलेट महंगे हो रहे हैं। वो कह रहा है कि चॉकलेट महंगे हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ये है कि आगे होगा। कब होगा बेटा? चॉकलेट महंगे होंगे कि नहीं होंगे? उन्होंने कहा हो जाएंगे, और जाएंगे पे क्वेश्चन मार्क है। यानी चॉकलेट महंगा हो नहीं रहा है, वो कह रहा है चॉकलेट महंगे हो जाएंगे। कब से? सर ये तो 1 अप्रैल से होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो 1 अप्रैल से चॉकलेट महंगे होने वाले हैं, क्योंकि जो बजट है जो सरकार पेश कर रही है वो तो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। और कब तक लागू होने वाला सर? अगले साल के 31 मार्च तक लागू होने वाला है, 31 मार्च तक। तो यानी 1 अप्रैल 2022 से जो बजट लागू होगा वो अगले साल 31 मार्च 2023 तक चलेगा। तो इसलिए तो बजट 2022-23 का है, सॉरी 23 में लागू हो रहा है ना, तो 2023 और 24 का। तो इसलिए तो बजट यहाँ 2023-24 लिखा हुआ है। समझ में आई कहानी? जी सर। तो इसका मतलब ये है कि वो महंगा सस्ता होगा वो 1 अप्रैल से होगा, 2 फरवरी से नहीं। 14 फरवरी वालों को दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपना सेलिब्रेट करे जैसा सेलिब्रेट करना है। कोई चीज महंगी सस्ती नहीं होने वाली, कम से कम 14 फरवरी तक तो कुछ नहीं होने वाला। 1 अप्रैल से ही होगा जो होगा। ठीक है सर। अब बेटा सरकार को अब पैसा भी चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई देखो 1 फरवरी को सरकार ने क्या कहा, फलानी चीजें महंगी हो जाएंगी, फलानी चीज सस्ती हो जाएंगी। तो ये जो फलानी फलानी चीज सस्ती महंगी हो रही है, इसके बीच में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो ना तो सस्ती हो रही जो ना महंगी हो रही, यानी जो पहले चल रहा था वही का वही चलता रहेगा आगे भी। ऐसा होता है ना? तो सर ये जो महंगी सस्ती हो रही हैं ये कब से होंगी? ये 1 अप्रैल से होंगी, जिसे आप लोग इंडिया का फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कहते हैं। चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब बच्चा एक बात बताओ, चीजें हैं यहाँ पे। सरकार ने कहा कि फलानी चीज सस्ती महंगी होने वाली है, एक चीज। और दूसरी चीज कि अलग अलग मंत्रालयों को, देखिए देश तो चलाना है ना, तो देश कैसे चलता? मंत्रालयों से। तो अलग अलग मंत्रालय को मुझे इतने रुपए देने हैं ताकि देश चले। और इसके लिए फिनांस मिनिस्ट्री ने क्या कहा, इसके लिए मुझे बजट में कितने रुपए चाहिए? मान के चलिए 45 लाख करोड़ रुपए। चलो 48 लाख करोड़ कहते हैं। 48 लाख करोड़ रुपए मुझे अगले 1 साल के लिए चाहिए। तो यानी बजट में फिनांस मिनिस्टर ने कितना रुपए मांग लिया? 48 लाख करोड़ रुपए सर। उसने ये भी बोल दिया कि फलानी चीज महंगी सस्ती होने वाली है, और उसने साथ साथ ये भी बोल दिया कि 48 लाख करोड़ रुपए चाहिए मुझे 1 अप्रैल से। 48 लाख रुपए चाहिए मुझे 1 अप्रैल से। तो यहां बेटा दो चीजें हैं। एक तो कौन सी चीज महंगी सस्ते होने वाली है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो उस पर बात होगी, महंगी सस्ती करें कि नहीं करें। बेटा ये महंगी सस्ती के लिए क्या होगा सर? इसके लिए चर्चा होगी। अगर उस चर्चा में ये तय किया गया कि चॉकलेट महंगा होना चाहिए तो 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा। और उस चर्चा में अगर ये तय किया गया कि चॉकलेट महंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में एक जो है एक नया वर्ग पैदा हो रहा है जो मोहब्बत और प्यार वाला वर्ग है, और उनको चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट महंगा ना करो। ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, वो कहेंगे कि भारत में एक वर्ग पैदा हो रहा है जिनको चॉकलेट देने का लेने का बड़े शौक है, और अगर चॉकलेट को रेट बढ़ा देंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है दोस्त। तो सर 1 फरवरी को बजट आया है, 3-4 फरवरी तक बजट की प्रक्रिया नॉर्मल लेवल पे चलेगी, और फिर लोकसभा राज्यसभा में सर, और खासकर लोकसभा, राज्यसभा में तो नहीं, लोकसभा में सर गहन चर्चा होगी। गहन यानी विस्तृत, क्योंकि जो आपका बजट है वो बजट बैलेंस होना चाहिए। सर बजट बैलेंस्ड होना चाहिए मतलब का क्या मतलब है?
तो सर बजट मेरा कैसा बनना चाहिए? बैलेंस्ड बनना चाहिए। बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या है सर? बैलेंस बनने का मतलब यह है कि आपने जो बजट बनाया है ना तो वो अमीरों को प्रभावित करे और ना ही उससे गरीब प्रभावित हो। यानी आप कोई ऐसी चीज महंगी ना करते हैं जो गरीब के काम की चीज थी, और आप कोई ऐसी चीज सस्ती ना करते जो अमीरों के काम की चीज थी, क्योंकि अमीर के पास पैसा वो अफोर्ड कर सकता है, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए आपका जो बैलेंस है, आपका बजट वो बैलेंस होना चाहिए। मतलब अमीरों को भी नुकसान ना हो ज्यादा और गरीबों को भी नुकसान ना हो ज्यादा। ये ध्यान रखा जाए बजट के पीछे। बजट के पीछे का मोटिव यही होता है। अब सर चर्चा जो होगी महंगी सस्ती करने के लिए वो होगी, मान के चलो कि 10 फरवरी से 10 फरवरी से लेकर के सर ये समझ लो 31 मार्च तक चर्चा ही होगी। तो बेटा हमने चर्चा किस पे की? हमने चर्चा की सर इन चीजों पे जो महंगी सस्ती होने वाली है। लेकिन सरकार ने तो कितने रुपए मांगे थे? सरकार ने सर 48 लाख करोड़ रुपए मांगे थे। तो इस पे तो चर्चा नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं सर, इस पे चर्चा हम करेंगे 1 अप्रैल से, यानी अप्रैल और मई के महीने में सर इन चीजों पे चर्चा होगी। कमाल की बात है। सबसे पहले जो चर्चा होगी फरवरी और मार्च में उन चीजों पे होगी जो महंगी सस्ती कर दी गई है, और जो पैसा मांगा है वित्त मंत्री ने उस पर चर्चा होगी अप्रैल और मई को। और सरकार को ये बजट कब लागू करना है? 1 अप्रैल से। तो इसका मतलब सरकार को 48 लाख करोड़ रुपए कब से चाहिए? 1 अप्रैल से सर। कमाल की बात है सर, 1 अप्रैल से सरकार का बजट लागू होने वाला है, 1 अप्रैल से सरकार को 48 लाख करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन सर अप्रैल में तो इस पे तो चर्चा ही होनी शुरू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सरकार को ये बात पता है कि दिक्कत होती है भैया। इसलिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने सबसे पहले विनियोग के विधेयक लागू कर दिया। मतलब सर, मतलब सरकार को पता है कि 48 लाख करोड़ रुपए 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कितनी मांग की है? मैंने जितनी मांग की है उसका 1/6 दे दो भैया। जब आप मांग का 1/6 पहले ही मांग लेते हैं, पहले मतलब 1 अप्रैल से मांग लेते हैं, तो इसी को कहते हैं आप लोग लेखानुदान, यानी वोट ऑन अकाउंट। और वोट ऑन अकाउंट का क्या मतलब होता है सर? मांग का 1/6 मांग लेना, इसी को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो विनियोग के विधेयक में मुझे कितना रुपया चाहिए? विनियोग के विधेयक में मुझे 48 लाख करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन मुझे पता है 1 अप्रैल से नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस पर चर्चा होगी। चर्चा 2 महीने हो सकती है, इसलिए मैं मांग का 1/6 ले लेता हूं। मांग का 1/6 यानी 48 लाख का 1/6 कितना हो गया? 48 सर, है ना? तो उसका मतलब 8 लाख करोड़ रुपए बेटा वो आपको 1 अप्रैल को दे देंगे। 48 लाख का 1/6 आपको 1 अप्रैल को ही दे देंगे। तो बचा कितना सर? बचा 40 लाख करोड़ रुपए। तो अप्रैल और महीने में सर इस पे चर्चा होगी, सब कुछ ठीक रहा तो 40 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा आगे। आपको 8 लाख पहले ही दे दिया था। क्या 8 लाख करोड़ रुपए से आप देश का खर्च चला सकते हो? हाँ सर, 8 लाख करोड़ रुपए से हम देश का खर्चा चला सकते हैं, कम से कम अप्रैल और मई में तो खर्चा चला ही सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब विनियोग के विधेयक पे आप लेखानुदान करते हैं तो उसमें आप कितने महीने के लिए भारत सरकार को चलाने के लिए पैसा मांगते हैं? सर 2 महीने के लिए। उसके लिए आप कितने महीने के लिए मांगते बेटा? उसके लिए आप सिर्फ 2 महीने के लिए ही पैसा मांगते, क्योंकि जब आप मांग का 1/6 मांग रहे हो तो इसका मतलब साफ है। अब जैसे समझाता हूं, 1 साल के लिए आपने 12 लाख रुपए मांग लिया आपने कि 12 लाख रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। इसका मतलब है कि हर महीने के लिए ऑन एन एवरेज कितने रुपए चाहिए आपको? 1 लाख करोड़ रुपए, है ना? अगर 12 लाख करोड़ रुपए देश के लिए चाहिए तो ऑन एन एवरेज 1 महीने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए सर। 12 लाख का 1/6 कितना होता है बेटा? सर 2 लाख रुपए। तो एक बात बताइए, अगर 1 महीने के लिए 1 लाख करोड़ है तो 2 लाख करोड़ रुपए कितने के लिए? 2 महीने के लिए। समझ में आएगी नहीं आई कैलकुलेशन? तो जब आप 1/6 मांग रहे हैं मांग का, तो उसका मतलब यही होता है कि आप 2 महीने के खर्चे के लिए ही ये पैसा मांग रहे हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिएगा। और सर ये वित्तीय विधेयक क्यों आता है? ये तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया वित्तीय विधेयक क्यों आता है। बेटा ये जो सारा आप जो देख रहे हैं ना पैसा, ये पैसा कैसे आएगा? सर पैसा तो आएगा टैक्स से। आ गया, पैसा तो आएगा सर टैक्स से। रेवेन्यू का मतलब क्या है सर? टैक्स बढ़ाएंगे तभी तो पैसा आएगा। तो पैसा तो आएगा टैक्स, तो ठीक है। फिर सामने वाले से मुझे कितना पैसा लेना टैक्स में, तो टैक्स के लिए मुझे है ना प्लस माइनस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी सर आम जनता से पैसा इकट्ठा करना है।
जनता से पैसा लेना है ना, तो उसके लिए आप जो बिल रखेंगे उसे वित्तीय विधेयक कहेंगे। कहानी क्लियर? यहां तक बताइए किसी को दिक्कत हो तो। कोई डाउट नहीं? चलिए भैया, कोई डाउट नहीं तो बढ़ते हैं टॉपिक पे। ओके, चलिए सर, यहां तक के तो कहानी क्लियर हो गई। अब सर इस चर्चा पे बात कर लेते हैं। तो ये जो महंगे सस्ते वाले होने वाली चीजें, इस पे चर्चा कौन करेगा सर? हाँ, ये अच्छा सवाल है बेटा। इस पे चर्चा कौन करेगा? इस पे चर्चा करेगी सर संसदीय समितियां, 5:15 तक। तो संसदीय समितियां होती हैं सर दो। एक होती है टेम्पररी, जो हमारे काम के नहीं ना, हम इससे सवाल करता है एग्जाम। एक होती है स्थाई। स्थाई इसलिए क्योंकि इसका कार्यकाल फिक्स है, 1 वर्ष इसका कार्यकाल होगा ही होगा। स्थाई इसलिए 1 वर्ष कार्यकाल। और इस स्थाई समिति में जो पहली समिति के ऊपर चर्चा करेंगे सर, वो है स्टैंडिंग समिति। विभागों से संबंधित स्टैंडिंग समिति। विभागों से संबंधित स्टैंडिंग समिति। अब समझिएगा सर, ये जो महंगी सस्ती होने वाली, एक बात बताओ, चॉकलेट को महंगा कर रहे हैं तो किसी न किसी मंत्रालय से तो जुड़ा होगा ना। उस मंत्रालय का अपना विभाग होगा कि नहीं होगा? अब चॉकलेट है तो ये तो आपका ये हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स। ऐसा होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड खाद्य एंड प्रसंस्करण मंत्रालय। तो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय जो है, उसका ही विभाग तो तय करेगा ना कि भाई चॉकलेट महंगा सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? तो बेटा इस तरीके से विभाग से संबंधित स्टैंडिंग जो समिति होगी ना, जो जो आपने पॉइंट रखे हैं कि कोई चीज महंगी सस्ती होने वाली, वो जिस विभाग से जुड़ी होगी वो विभाग उस पर चर्चा करेगा।
है ना। कितने विभाग हैं टोटल बेटा? कुल विभाग है सर हमारी संसद में 24। कुल हमारे पास जो विभाग हैं वो है 24, और इस 24 को फिर दो हिस्सों में बांट दो, एक है 16 और एक है 8। 16 जो विभाग है सर वो लोकसभा के हैं, और जो 8 विभाग है वो राज्यसभा के हैं। इस तरह से टोटल 24 है। क्योंकि एक समिति है तो समिति में जो है सदस्य होने चाहिए, है ना। कितने सदस्य हो सकते हैं हर स्टैंडिंग समिति में? एक स्टैंडिंग समिति में, एक विभागों से संबंधित स्टैंडिंग समिति में सदस्य कितने हो सकते हैं? आप कहेंगे 31, और फिर इसको बांटिए, 21 लोकसभा से सर और 10 राज्यसभा से। समझ में आ गई कहानी? दोबारा समझिएगा। जो चीज महंगी सस्ती होने वाली है उसकी चर्चा होगी। चर्चा कौन करेगा सर? उसके लिए मुझे लगा कोई जी मोनिका जी, बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है, अनफॉर्चुनेटली फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। तो सर चर्चा करेगी संसदीय समितियां, और संसदीय समिति दो होती है, टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट में स्टैंडिंग होती है सर, उसको कहते हैं विभागों से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी। कुल विभाग भारत में जो है संसद के अंदर जो आते हैं वो आते हैं 24, 16 लोकसभा के और 8 राज्यसभा के, और हर विभाग में 31 सदस्य हो सकते हैं, यानी हर विभाग से संबंधित समिति में 31 सदस्य हो सकते हैं। और क्योंकि स्थायी है, क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल फिक्स है सर। और ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि संसदीय समिति में कोई भी सदस्य, या ये इसको ऐसे लिखिएगा, संसदीय समिति में केवल सांसद ही सदस्य हो सकते हैं। जी ठीक, संसदीय समिति में केवल सांसद ही सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मंत्री होते हैं बेटे वो कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका जो है किसके प्रति जिम्मेदार होती है? कार्यपालिका जिम्मेदार होती है विधायिका के प्रति, और विधायिका वो होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा में बचे हुए लोग हैं। जो मंत्री नहीं है वो विधायिका सर, एमपी है। और मैं कह रहा हूं जो एमपी होते हैं वही केवल इन समितियों के हिस्से हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जो बजट लेकर के आया है वो मंत्री लेकर के आया है, और मंत्री लेकर के आया मतलब कार्यपालिका लेकर के आई है, और कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार होगी? कार्यपालिका तो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी। आप जो लेके आ रहे हैं उस पर जो चर्चा होगी विधायिका ही तो करेगी ना, इसलिए तो सांसद जो है इन समितियों के हिस्से होते हैं। अगर इसमें मंत्री अगर हिस्से हो जाते तो फिर कार्यपालिका को लेकर जिम्मेदार होती नहीं सर। तो ये है कहानी। तो एक विभाग तो ये है बच्चे, और सर इसका दूसरा विभाग भी है। इसका दूसरा विभाग है, उसको हम लोग कहते हैं वित्तीय विभाग या वित्तीय समिति। और हमारे पास वित्तीय समिति कितनी होती है सर? वित्तीय समिति होती है हमारे पास 3। इसको हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो ये जो वित्तीय समिति है, इस वित्तीय समिति में बेटा 3 समितियां होती हैं। पहली समिति होती है जिसे हम कहते हैं लोक लेखा समिति। दूसरी जो समिति होती है उसे कहते हैं लोक उपक्रम समिति, और जो तीसरी समिति होती है उसे कहते हैं प्राकलन समिति। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी। कमेटी है तो मेंबर भी होंगे 15 + 7। ज्यादा मेंबर लोकसभा से होते हैं सर, तो आप समझ लीजिए 15 + 7 और 30 + 0। ये लोकसभा के हैं, ये राज्यसभा के। तो कुल सदस्य जो लोक लेखा में होते हैं 22 और 30। बताइए जो वित्तीय समिति है उसमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सर साफ दिख रहा है, प्राकलन समिति जो है उसमें सबसे बड़ी समिति है। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होगी इसमें, क्योंकि 30 मेंबर हैं। अगला सवाल बताइए वो समिति कौन सी है जिसमें एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता? सर प्राकलन समिति, जिसमें एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं है, सारे के सारे लोकसभा से हैं। ओके, बढ़िया। आगे सर ये टॉपिक इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहां से चर्चा करते हैं दूसरे टॉपिक का।
बेटा एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग जिसे कहते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 148 से 151 के बीच में सर महालेखा नियंत्रक परीक्षक के बारे में बात की गई है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक जिसे इंग्लिश में आप लोग कैग भी बोल देते हैं। कैग दरअसल एक व्यक्ति होता है सर, जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने यूपीएससी के अंदर अपनी सेवा 10 साल की दे रखी हो। 10 साल की सेवा यूपीएससी के अंदर इसने दे रखी हो तो ऐसा व्यक्ति होता है। और क्योंकि वो एक कार्यपालिका है, भारत के बारे में बात करता है, तो इसलिए इसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आया गया है, उसकी जो नियुक्ति हुई है 10 साल की कम से कम सेवा उसने यूपीएससी में दे रखी है तो नियुक्ति हो गई, आ गया। सर जाएगा कैसे, इसकी रिक्ति कैसे होगी? इसकी रिक्ति में पहला केस तो यही है कि अपना इस्तीफा दे देगा, और इस्तीफा उसी को देगा जिसने इसकी नियुक्ति की है, तो यानी राष्ट्रपति को। दूसरा केस ये हो सकता है कि इस व्यक्ति को हटा दिया जाए, और आप समझिएगा हटाने की प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जैसे ही होगी। आपको भी पता है कि एक तरीके से हम मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाया जाता है वो महाभियोग ही कहलाता है, लेकिन संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है सर उस प्रक्रिया के आयाम जैसे दिखते हैं वो महाभियोग जैसे ही दिखते हैं। ठीक है। और उसके बाद सर तीसरा तरीका है उसकी मृत्यु होना। यह है सर महालेखा नियंत्रक परीक्षक के आने से जाने का सफर। अब बात करते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक का काम क्या है। सर इसका काम है ऑडिट करना। किसका ऑडिट करना? केंद्र सरकार सर जो पैसा खर्च करती है, राज्य सरकार जो पैसा खर्च करती है, और बेटा एक होता है लोक उपक्रम। लोक उपक्रम का मतलब होता है जब सरकार किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर के धंधा करती है, उसी को लोक उपक्रम कह लीजिए एक बार के लिए। अंबानी के साथ, अडानी के साथ मिलकर के जब सरकार ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, क्योंकि इसे लोक उपक्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है सरकार का हिस्सा होता है। मान के चलिए 51% हिस्सा जो है, कम से कम 51% हिस्सा सरकार का होगा ही होगा। बाकी जो 49% हिस्सा होता है वो किसी और का हो सकता है। 50-50 नहीं होते, क्योंकि 50-50 में तो बराबर हो गए। समझ में आया कि नहीं आई कहानी? एक बात बताइए, केंद्र सरकार योजनाएं लेके आती है कि नहीं आती है? आती है सर। कैसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटा इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पे पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो कितना रुपया खर्च हुआ पता नहीं। राज्य सरकार भी ऐसी योजना लेके आती है कि नहीं आती? हाँ सर। और लोक उपक्रम अगर आया है, कोई बिजनेस आया है, तो उसका भी तो कोई ना कोई पैसा खर्च होगा, सरकार भी तो देगी ना। तो जहां जहां सरकार का पैसा आ रहा है सर, उन सारे पैसों की जो जांच होगी वो कौन करेगा? सर उन सारे पैसों की जांच है वो कैग करेगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई कहानी? ओके। जांच किसकी हो रही बेटा? पैसे की। पैसा किसका है? पैसा तो सर ये जनता का है। तो इसका मतलब है कि कैग जो जांच कर रही है वो जनता के धन का जांच कर रही है कि भाई वो पैसा ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं कर रहा। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो है वो जनता के धन का रक्षक है? तो फिर एग्जामिनर ने बच्चे आपसे सवाल पूछा कि बताइए जनता के धन का रक्षक किसे माना जाता है? सर जनता के धन का रक्षक माना जाता है कैग को, क्योंकि आखिरी में यही सरकार रिपोर्ट की जांच करती है, जनता के धन की जांच करती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। कैग ने बेटा रिपोर्ट बनाई, जांच की, रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बना करके कैग ने किसको हैंड ओवर कर दी? सर रिपोर्ट बनाकर किसने कह दी? भारत के राष्ट्रपति को। क्योंकि नियुक्ति का खेल राष्ट्रपति के थ्रू होता है तो रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को जाएगी। राष्ट्रपति तो कोई प्रोफेशनल तो होता नहीं है, तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को किसको भेजेगा? संसद को। संसद देखेगी कि ये रिपोर्ट किसकी है? संसद देखेगी सर ये रिपोर्ट कैग की है। तो सीधी सी बात है, कैग जो जांच करता है वो जांच करता है पैसे पे, और पैसे पे जांच कर रहा है तो इसके लिए इसमें वो लोग होने चाहिए जो एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट कहाँ होते हैं सर? एक्सपर्ट तो उसी में हो गए ना जो वित्तीय समिति होगी, और वित्तीय समिति में जो पहली समिति है लोक लेखा समिति, संसद इस समिति को
कैग की रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देती है। जैसे ही रिपोर्ट कैग के पास आएगी, कैग कहेगी कि भैया जैसे ही रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास आती है, लोक लेखा समिति कैग को बुला लेती है कि तू भी आ जा। तो बताइए कैग किस समिति के साथ मिलकर के काम करता है? एक सवाल आता है कि कैग एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर, यानी एक दोस्त के रूप में कैग किस समिति के साथ मिलकर के काम करता है? आप कहेंगे लोक लेखा समिति के साथ। अगर लोक लेखा समिति ने यह कह दिया कि कैग की रिपोर्ट में, जांच में ये पता चलता है कि फलाना मंत्रालय में यानी फलानी जगह पे या फलानी सरकार में कोई घोटाला हुआ है, तो घोटाला हुआ है। अगर आप लोग उस किस्म के बुद्धिजीवी वर्ग हैं जिनको पता है कि भारत में कांग्रेस के दौर में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हुआ था, ये घोटाले किसने बताए थे? कैग ने सर। तो भारत में जब भी कोई घोटाला होगा, निकल के आएगा घोटाले का जिन, तो समझ लीजिए उसकी रिपोर्ट कैग ने सौंपी है। समझ में आ गई कहानी साहब? सर ये लोक उपक्रम का क्या काम है? आप देखिए, अगर रिपोर्ट कैग और राज्य की है तो ये संभालेंगे, इसकी जांच करेंगे। लेकिन अगर वो रिपोर्ट लोक उपक्रम की है तो वो जांच करेगी लोक उपक्रम समिति। ठीक है। अब सर ये प्राक्कलन समिति का क्या काम है? बेटा प्राक्कलन समिति का काम है जो पैसा खर्च होने वाला, याद कीजिए 48 लाख करोड़ रुपए जो खर्च होने वाला है, इस रुपए पे जांच कौन करेगा? प्राक्कलन समिति। या सर जहां पर योजनाओं की, परियोजनाओं की जो बात हो रही है, योजनाओं परियोजनाओं की, जहां पैसे लगने वाले, जहां भारत सरकार अन्य अन्य योजनाओं पे पैसा लगाने वाली है, जहां पैसे की बात आएगी उस पर जो जांच होगी, फाइनल प्राक्कलन समिति एस्टिमेट लगाती है, यानी अंदाजा कि कितना सही है कितना गलत है। और क्योंकि सर बजट सिर्फ लोकसभा का हिस्सा है, बजट सिर्फ लोकसभा में ही चर्चा होती है, क्योंकि 48 लाख करोड़ रुपए आप कहां से निकालने वाले? 48 लाख करोड़ रुपए हम लोग संचित निधि से निकालने वाले हैं ना बेटा। तो इसका मतलब संचित निधि पे 48 लाख करोड़ रुपए हम कहां से निकालने वाले हैं? संचित निधि से। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? उसके लिए विनियोग के विधेयक रखने की जरूरत है कि नहीं है? आप समझ रहे हो? देखो कैसे जुड़ रही है सारी कहानियां। आप संचित निधि का केल आ गया तो वो कौन सा बिल हो गया सर? वो धन विधेयक हो गया। और धन विधेयक तो उस पर चर्चा कौन करेगा? उस पर सर लोकसभा करेगी। तो फिर बेटा राज्यसभा का क्या रोल है इसमें? इसलिए तो राज्यसभा का एक व्यक्ति भी नहीं इसमें दिखता है। समझ में आ गई कि नहीं आई कहानी? तो इस तरीके से ये समितियां जो हैं सर सरकार के बनाए गए इस बजट प्रक्रिया में काम करती है, और इस तरीके से हमारा बजट जो है वो बनाया जाता है। कहानी क्लियर होगी यहाँ तक कि बच्चे? यहाँ तक की कहानी क्लियर कर लो। अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे, यानी कल हम जो मिलेंगे तो इससे अगर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो पूछो, कोई डाउट है तो। किसी तरह का डाउट है बच्चे तो पूछिए, वरना आज की कहानी को हम यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। प्लीज पीडीएफ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दीजिए। डियर अजय, मैं कोई वो थोड़ी हूँ कोऑर्डिनेटर की जो मैं पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूँ। खुद कुछ काम खुद भी कर लिया करो। जहां तक पीडीएफ की बात है उसके लिए आप है ना मैनेजमेंट से कांटेक्ट करो। मैनेजमेंट इस लेवल पे काम भी कर रही है कि भाई कैसे पीडीएफ को प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो उस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। पीडीएफ के लिए तो आप मैनेजमेंट से बोलिए। मैनेजमेंट जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो इस पे काम भी कर रहे हैं कि जो लेक्चर हो उस लेक्चर को आपको जो पीडीएफ सेक्शन होता है आपके उसमें वहां पर वो आ जाए। अब उस पर कितनी प्रोग्रेस है ये मुझे पता नहीं। जहां तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात है, वो जब आपका बैच स्टार्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं डियर जी। स्पेशल पीवाईक्यू मेरी तरफ से तो नहीं आ पाएगा, इसके लिए मैं सॉरी मांगूंगा। चलो, तो और किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है बच्चे,